हेलो डियर स्टूडेंट्स, इथर्स को कंटिन्यू करते हुए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करेंगे आज हम। इसमें कुछ रिएक्शंस जो मैंने आपके सामने दिखा रखी हैं, जिसमें कुछ क्लोरीनेटिंग एजेंट्स लाइक PCl5 PCl3 के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप किस तरह से ईथर में ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं PCl5 PCl3 की रिएक्शन से, जो मैंने अल्कोहल के दौरान भी आपको बताया था कि ये जो PCl5 या PCl3 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस C सिंगल बॉन्ड O इसको बहुत आसानी से क्लीव कर देते हैं। जरूरत पड़ने पे C डबल बॉन्ड O को भी ये क्लीव करते हैं, और अगर दोनों ऑप्शंस हों तो ये सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेबली क्लीव करते हैं। ये सब रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की फॉर्म रहेगी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल के अंदर, अगर मैं PCl5 PCl3 SOCl2 डालता हूं तो CH3Cl बनता था, या आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि एसिड्स के अंदर अगर मैं PCl5 या PCl3 या SOCl2 डालता हूं तो ये बॉन्ड क्लीव होके RCOCl बनेगा। और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड क्लीव होके आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट देता है। तो आज हम इथर्स के अंदर देखना चाह रहे थे, तो कुछ स्पेशल नहीं होने वाला। इथर में भी वही C सिंगल बॉन्ड O क्लीवेज होने वाला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई डाईइथाइल ईथर का केस मैं यहां ले रहा हूं, और मैं इसे PCl5 के साथ या PCl3 के साथ ट्रीट करूं, सपोज PCl5 के साथ आई हैव चूजन, तो ये वाले बॉन्ड्स टूटने वाले हैं जो CO बॉन्ड है, और हमारे पास ये 2 कार्बन का हैलाइड बनता नजर आएगा। दोनों तरफ सेम एल्काइल है तो सेम हैलाइड्स बनेंगे, साथ में POCl3 एक साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आउट होगा। तो इस तरह से आप इथर से हैलाइड बनता पाएंगे जब आप PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप क्लोरीन के साथ इसको ट्रीट करें तो सी अगेन, मैं सेम वही एग्जांपल डाईइथाइल ईथर का यहाँ पे पिक कर रहा हूं, और मैं यहाँ क्लोरीनेशन करना चाहता हूं। डार्क में करूंगा मैं ये रिएक्शन, क्योंकि काफी आसानी से होने वाला रिएक्शन है। तो डार्क पे जब मैं क्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन करता हूं तो जो ऑक्सीजन के साथ एडजेसेंट कार्बन है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट आपको बना के देगा। अगर आप क्लोरीनेशन बहुत एक्सेस कर रहे हैं, मींस एक्सेस रीजन्स डाल रहे हैं, कंडीशंस ऐसी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ इस बाजू वाला भी Cl हट सकता है, इवन एक और H भी यहाँ पे रिप्लेस हो सकता है। और अगर बहुत एक्सेस क्लोरीन लिया जाए तो फिर इन हाइड्रोजन्स का भी नंबर लग सकता है सब्स्टिट्यूशन के दौरान। मींस मल्टी सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ईथर के अंदर जब आप क्लोरीनेशन करते हैं डार्क सिचुएशंस पे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। छोटी छोटी रिएक्शंस हैं बट सभी याद रखने लायक रिएक्शंस हैं। ये मैं फिर दोबारा से वही डाईइथाइल ईथर ले रहा हूं, और इसका ऑक्सीजन के साथ अगर कांटेक्ट होता है तो ये एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है, लाइक दिस। ये आपका 1-इथोक्सी इथाइल 1-इथोक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। ये जो प्रोडक्ट बना है 1-इथोक्सी इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अगर हम कोई पुराना सैंपल ईथर का ओपन करें जो काफी टाइम से पैक्ड पड़ा था, या मैं ये कहूं कि काफी टाइम से रीयूज नहीं हुआ, पैक्ड तो नहीं कहना चाहिए मुझे, रीयूज्ड नहीं हुआ, तो जैसे ही मैं ईथर की बोतल खोलता हूं तो वहां पे एयर एंटर कर जाती है। मैं अपनी बोतल को बंद करके रख देता हूं तो ऑक्सीजन उसके अंदर उस बोतल में ट्रैप हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजन इस ईथर के साथ रिएक्शन करता है और इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, जो दोबारा जब मैं उस ईथर को यूज करने लगूंगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो वो इस तरह का एक परऑक्साइड रखे हुए होगा जो एक्सप्लोसिव हो सकता है। मैं अगर उस ईथर के अंदर फेरस सल्फेट डाल दूं तो ये जो इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड बना है ये उस फेरस को फेरिक में बदल देता है और वापस ईथर रीजनरेट हो जाएगा। तो फिर वो एक्सप्लोसिव कैरेक्टर उसका खत्म हो जाएगा।
मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में 1 इथोक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड प्रेजेंट था। तो मैं फेरस सल्फेट डालूंगा। फेरस सल्फेट डालने के बाद मैं उसमें पोटेशियम थियोसानेट डालूंगा, KSCN। तो फेरस का जैसे ही फेरिक बनेगा, वो फेरिक इस SCN के साथ रिएक्ट करके एक ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बना देगा। और ये ब्लड रेड कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन डेफिनेटली कंफर्म करेगा। यहां थोड़ा कट हो रहा है तो मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां सी है, ये मैं KSCN डाल रहा हूं इसके अंदर, पोटेशियम थियोसानेट। तो ये आयरन के साथ एक ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाएगा, फेरिक थियोसानेट बना लेगा। इसका ब्लड रेड कलर अपीयर होगा और ये कंफर्म करेगा कि रियली उस पुराने सैंपल में ये पेरोक्साइड बन चुका था। दोबारा से समझे, ध्यान से समझे, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाना है। ये इथर की एक बोतल है, बिल्कुल फ्रेश मार्केट से परचेज्ड बोतल मैंने जस्ट ओपन किया है, थोड़ा सा इथर यूज किया है एंड देन मैंने उसको दोबारा से बंद करके रख दिया है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर कर चुकी है। वो ऑक्सीजन उसके साथ अब आराम से अंदर रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बना लेती है। अगर मैं एज इट इज उस इथर को यूज कर लूंगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, एक्सप्लोशन हो सकता है रिएक्शंस के दौरान। तो मैं क्या करता हूं, पहले कंफर्म करता हूं अगर ये है तो इसको खत्म कर दूं। तो मैं फेरस सल्फेट डाल देता हूं। फेरस सल्फेट की बजाय मैं I- भी डाल सकता हूं, आयोडाइड आयन, तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस फेरिक में जैसे कन्वर्ट हो गया है और ये वापस इथर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इथर यूज करने लायक है। क्या रियली वहां पे ये पेरोक्साइड बना था? अगर मुझे श्योर करना है तो मैं उसी सैंपल में जहां इथर प्लस फेरिक पड़ा हुआ है अब उसके अंदर KSCN डालूंगा तो मुझे ब्लड रेड कलर अपीयर होगा। अगर ये ब्लड रेड कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब यहां पे Fe3+ नहीं बना। Fe3+ नहीं बना मतलब यहां पे आपका Fe2+ जो आपने डाला है वो Fe3 में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब यहां पे पेरोक्साइड नहीं था। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही मार्केट में इथर को पैक किया जाता है तो उसमें एक इम्प्योरिटी की फॉर्म में आई शुड से फेरस सल्फेट डाल दिया जाता है पहले से। मींस आप अगर लैब में जाएं और इथर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ें डाइथाइल इथर की बोतल पे तो आपको वहां श्योरली फेरस सल्फेट या पोटेशियम आयोडाइड लिखा हुआ दिखाई देगा। वो उन्होंने क्यों डाल दिया फेरस सल्फेट? जस्ट इस चीज के लिए कि जब भी कभी हम ओपन करेंगे ऑक्सीजन एंटर करेगी और ये पेरोक्साइड बनेगा तो वो पेरोक्साइड उस फेरस के साथ रिएक्शन करके फेरस का फेरिक बना ले और आपका ये इथर एज इट इज वैसा का वैसा बना रहे, जैसा का जैसा आपको रिक्वायर्ड था। आप इससे ना उलझे, ये सिंपल सा पॉइंट आप याद रखिएगा जो इथर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। चलिए लास्ट पॉइंट पे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसी भी एरोमेटिक इथर के अंदर मैं यहां पे लूंगा तो मैं एक बहुत ही कॉमन आसान एग्जांपल ले रहा हूं एरोमेटिक इथर का। दिस इज मिथोक्सीबेंजीन, कॉमन नाम हालांकि पॉपुलर है, आप उसी को याद रखिएगा, एनिसोल। ये एक एरोमेटिक इथर है जिसमें एक तरफ फिनाइल और एक तरफ आपके सामने मिथाइल लगाया गया है। अब इसके अंदर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही काम होगा जैसा फिनोल के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था। सी हियर, ये हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं और ये लोन पेयर्स यहां इस पाई के साथ कॉन्जुगेट करेंगे। मींस इस एनिसोल का रियल स्ट्रक्चर अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो उस रियल स्ट्रक्चर में पहला नेगेटिव आपके सामने यहां आ रहा है। अब नेक्स्ट नेगेटिव मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाने लगा, यहां जस्ट वैसे ही शो कर रहा हूं, अल्टरनेट कार्बन्स पे नेगेटिव आना है तो मतलब ये 3 जगहों पे नेगेटिव पड़ा हुआ है। मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेफर्ड लोकेशन होगी इन ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट होना। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका यहां ऑर्थो पे भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हो जाता है रादर, और पैरा पे भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या यहां पे भी ऐसा पॉसिबल होगा कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाए जैसे कि फिनोल में होता था? तो आई विल से नहीं, यहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले। सी हियर, हमें समटाइम लगता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं जिसमें मैं एनिसोल और फिनोल को कंपेयर करूंगा, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करूंगा और फिर ये देखना चाहूंगा कि क्यों यहां ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिल पा रहा मुझे। तो ये मैंने एनिसोल दिखा रखा है यहां और ये मैंने फिनोल दिखा रखा है। अब मुझे लगा
एनिसोल ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल दूं तो ये रिंग पे भाग के जाना चाहिए एज कंपेयर टू यहां पे जब मैं इलेक्ट्रोफाइल दूं। वो क्यों? क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था, देखो ऑक्सीजन के यहाँ लोन पेयर्स हैं तो रेजोनेंस तो हो रहा है वही लोन पेयर की वजह से, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं तो रेजोनेंस हो रहा है, सेम वही सिचुएशन अपीयर हो रही है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से यहां आ रही है और वो दोनों जगह बराबर मुझे नजर आती है। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है मिथाइल का, तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेल कर रहा होगा। मतलब ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन्स उतना पावरफुली नहीं खींच रहा होगा जितना पावरफुली यहां खींच रहा है। तो फिर मुझे लगा कि ओवरऑल जो OCH3 का डोनेशन होगा वो यहां रिंग पे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू OH। और अगर इस OCH3 का डोनेशन ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे तीनों जगह पे लग सकता है, अगर यहां लग सकता है तो। लेकिन आप मेरी बात को फिर दोबारा से नोटिस करें, ध्यान से सुने कि इथर्स फिनोल के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसकी श्योरिटी, इसकी कंफर्मेशन मैं आपको कैसे दे सकता हूं? आप याद करें फिनोल के अंदर हमने पढ़ा कॉलवेज रिएक्शन, जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करके सैलिसिलिक एसिड बनाते थे। यहां पे वो वीक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वीक इलेक्ट्रोफाइल नजर आता, आपको सब्स्टिट्यूट करता। आप क्लोरोफॉर्म और QH के साथ जो रिमर-टिमन रिएक्शन फिनोल के अंदर ऑब्जर्व करते थे, जहां सैलिसिल एल्डिहाइड मैंने बनाया था, वो भी यहां पे अपीयर नहीं होता। कपलिंग रिएक्शन जिसका डिटेल मैंने डिस्क्राइब नहीं किया आपको, 4th चैप्टर में बताऊंगा, वो भी फिनोल के साथ एजो डाई बनाता नजर आता था, वो भी यहां पे नजर नहीं आता। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स यहां पे फिनोल में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और एनिसोल में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली मुझे सजेस्ट कर रहा है कि एनिसोल लेस रिएक्टिव है। बस समझ नहीं आ रहा कि क्यों लेस रिएक्टिव है। मिथाइल का तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करना चाहिए था, ये कैसे हो गया? तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है और इजीली समझ में आ जाने वाला पॉइंट होगा। सी हियर, ये हमारे पास वो एनिसोल और रेजोनेंस की वजह से यहां नेगेटिव। तो मैं इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं और एक से ही काम चलाऊंगा, मैं सारे स्ट्रक्चर्स यहां पे नहीं बनाना चाहूंगा। तो ये कुछ इस तरह की एक सिचुएशन आपके सामने आ रही थी, जहां यहां नेगेटिव था, नेक्स्ट टाइम यहां नेगेटिव आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम यहां नेगेटिव आ जाएगा। जो कि इसका स्ट्रक्चर जब मैं आपके सामने प्रेडिक्ट करता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से आप इसको समझिएगा, तो यू विल सी ये यहां पे नेगेटिव आ जाता है और इस तरह से इसके 3 स्ट्रक्चर्स और बनेंगे। अब ये अपने पॉजिटिव को यहां से प्रोटॉन रिलीज करके आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है मोमेंटेरली, लेकिन यहां से ये CH3+ को आउट नहीं करने वाला, क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल बन रहा है। ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए आसानी से H+ छोड़ना होता है, ना कि R+ छोड़ना। तो ये मोमेंटेरली H+ को छोड़ के अपने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये ऑक्सीजन आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है, जिसका नॉर्मल माइनस आई इफेक्ट है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन प्लस है, जिसका बहुत हाई माइनस आई इफेक्ट है। ओवरऑल OCH3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू O इन दीज 2 ग्रुप्स, जिसकी वजह से ओवरऑल डोनेशन फिर यहीं पे ज्यादा अपीयर होगा, यहां पे कम अपीयर होगा, जिसकी वजह से ये कंपेयरिंग टू फिनोल कम रिएक्टिव होंगे, मींस उन वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं कर पा रहे हैं तो जिनसे कर पा रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बार कि एनिसोल अगर मैं रिएक्ट करवाऊं इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ तो वो किस तरह से रिएक्शन करता आपको नजर आ रहा है। तो सी हियर, ये मैंने एनिसोल ले लिया है और मैं चाहूं तो कोई और एरोमेटिक इथर भी ले सकता था, लाइक आप इसको देखें, इथोक्सी बेंजीन, फेनेटोल बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है बट इतना पॉपुलर नहीं है। दोनों के लिए सेम सिचुएशन, सेम कहानियां रहेंगी। तो एनिसोल से ही पढ़ लेते हैं, इसी से सवाल पूछ रखे हैं। इलेक्ट्रोफाइल डालना है मुझे, तो मैं सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर लेता हूं। चलिए Br2 डाल देता हूं, खाली Br2 भी चलेगा, इंड्यूस्ड डिपोलराइजेशन रिंग करा सकता है। आपको डर लग रहा है तो आप FeBr3 या Fe डाल दीजिए कि कहीं गलत ना हो जाए। तो अब पक्का आपका Br+ बन जाएगा और वो Br+ आपकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। पैरा हाई टेम्परेचर पे आपका मेजर प्रोडक्ट बनता नजर आएगा। आप इसके अंदर ब्रोमिनेशन की बजाय नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, HNO3H2SO4 डालिए, तो
NO2 प्लस आपका फिर दोबारा से तैयार है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगने के लिए और इसकी पैरा पोजीशन पे लगने के लिए। सी, ये बन गए दो प्रोडक्ट। आप सल्फोनेशन कराना चाहते हैं, H2SO4 डालेंगे, SO3H ग्रुप लगना है, तो सी हेयर ये आपकी ऑर्थो पे बहुत ही कम लगता नजर आएगा। स्टीरिक क्राउडिंग एकदम बढ़ रही है, तो जनरली रूम टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करेंगे तो वो पैरा ही आपको मेजर दे रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं सल्फोनेशन रिएक्शंस यहाँ पे एनिसोल के अंदर होती हुई। दो बहुत कॉमन रिएक्शंस जो हम हमेशा पढ़ते रहे हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, तो वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस पे भी अगर मैं नजर डालूं यहाँ पे, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहा हूं मैं यहाँ, CH3Cl विद AlCl3 ला देता हूं। थोड़ा मैकेनिज्म को याद रखिएगा, AlCl3 यहां से Cl नेगेटिव को आउट करके CH3 प्लस कार्बोकेटायन बनाता था। अगर बड़ा एल्काइल है, कोई 3 कार्बन का 4 कार्बन का, तो बस ये ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट हो सकता है इस कार्बोकेटायन में। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं था, और जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके पास यहाँ उस एनिसोल की ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी पैरा पोजीशन पे भी मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देन आप फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन देखें, तो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में मैं यहाँ पे आपके सामने एक एसाइल क्लोराइड डाल रहा हूं, CH3COCl और AlCl3, तो यहाँ पे भी ये Cl इस Al के पास आउट हो जाता है और हमारे पास ये असाइलियम कार्बोकेटायन बनता है, और ये भी आपके पास सेम उसी तरह से उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगेगा और पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा, रिजल्टिंग आपका ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ड्यूरिंग फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों पे नजर डालें आप। ये मैंने यहाँ पे एक इथोक्सी बेंजीन ईथर लिया है, एरोमेटिक ईथर, और यहाँ दोनों तरफ रिएक्शंस दिखाई है। यहाँ Cl2 विद AlCl3 दिखाया है और यहाँ HI विद एसीटोन दिखाया है। तो इधर XY और इधर AB क्या बनेंगे वो प्रेडिक्ट करना है। तो ध्यान से रिएक्शन को देखिए। Cl2 AlCl3 एक क्लोरोनियम आयन जनरेटर है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ आना है। तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लेके आ रहा होगा। तो आपका एक प्रोडक्ट X जो बनेगा वो ऑर्थो क्लोरो प्रोडक्ट होगा और दूसरा आपका पैरा क्लोरो प्रोडक्ट होगा, लाइक दिस। तो ये X+Y होंगे। मेजर माइनर की कोई डिस्कशन होती है तो आप अभी तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली किस तरह से हम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जनरली रूम टेम्परेचर पे आप बोलेंगे कि पैरा मेजर होगा अगर कोई स्पेशल बात नहीं मेंशन है। तो यहां पे आता हूं, तो यहां पे एक्चुअली आई नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। आप एक चीज और याद रखिएगा, रिसेंटली हम लोग हालांकि पढ़ के आ चुके हैं, ये इथर था मेरे पास कोई भी, लाइक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ, ये मैं डाइथाइल इथर ही ले लेता हूं, और लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ाई गई रिएक्शन है। सपोज मैं HCl डालता हूं, तो वहां मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है ना वो लोन पेयर्स लेगा और आपको एक सोल्ट लाइक फॉर्मेशन करके दे देगा, सी लाइक दिस। ये इस तरह का एक स्पीसीज आपका बन जाता है, और कहानी को यही रोक दिया था। लेकिन जब HBr या HI लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने HI लिया था वहां पे जहां I पे नेगेटिव होता है, वो भी ऐसा ही करता था। लेकिन I नेगेटिव क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, तो वो I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता था इस कार्बन पे या इस कार्बन पे जहां भी क्राउडिंग कम होती थी। तो अभी तो एक जैसा सीन है, तो रिजल्टिंग ये यहां से अल्कोहल बन जाता था CH3CH2OH, और ये बन जाता था CH3CH2I। तो ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो अभी जो लेफ्ट साइड पे आपको रिएक्शन दिखाई जा रही है उसमें HI डाला गया, जिसमें I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वो यहां किस तरह से रिएक्शन करेगा आपको देखना है। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहां से H+ को लेंगे और कुछ इस तरह से आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब I नेगेटिव को अटैक करना है, तो वो कहां अटैक करेगा, जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बन नहीं रहा। इधर इथाइल बनता है, इधर फिनाइल बनता है, दोनों हाईली अनस्टेबल है। SN1 रिएक्शन का तो कोई चांस नहीं है।
रिजल्टिंग ये आपके पास सी, मैं थोड़ा सा गलती कर गया, यहाँ H और दिखाना था मुझे, सी है। ऑक्सीजन ने यहां से H प्लस को लिया था तो ये H दिखा रहा हूं। अब I नेगेटिव इसके साथ अटैक करेगा और ये यहाँ पे टूटना शुरू करेगा। दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होंगे। कुछ इस तरह से मैं इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाऊं। ये वो कार्बन है जिसके ऊपर I ने अटैक करना शुरू किया है और ये जिसपे से इसको आउट होने की तैयारी करनी है। इस कार्बन पे ये सब हो रहा है जहां पे ये लगे हुए हैं। अब फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब आपका बी होगा फिनोल और ए होगा ये पर्टिकुलर आइडोइथेन, CH3CH2I, CH3CH2I प्लस में आपका एक बन गया फिनोल। तो ये ए और बी आपके दो प्रोडक्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक किया हुआ है, इट इज ऐसे ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और किस तरह से दिखाना है, समटाइम मुझे बुक्स में भी ढंग से लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो मुझे ये चूज करना पड़ा। यहाँ मिथोक्सीमीथेन है मेरे पास, सी है, ये मिथोक्सीमीथेन बहुत ही सिंपल ईथर लिया है और इसका मैकेनिज्म हमसे पूछा गया है HI के साथ। 12th क्लास के एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन एज एन मैकेनिज्म जनरली पूछा जाता है। आप चारों चैप्टर्स में जाके जब मैकेनिज्म सर्च करेंगे तो आपको 7-8 क्वेश्चंस मिलेंगे जहां क्लियरली वो मैकेनिज्म पूछते हैं। तो वो मैकेनिज्म्स भी आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस पे लेके आने हैं। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहां से H प्लस को लेंगे, H प्लस को लेने के बाद सी है, क्या हो रहा है, थोड़े बड़े बॉन्ड कर दिए मैंने यहाँ ताकि हम क्लियरली समझ पाए इसको। यहाँ ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अब I नेगेटिव को अटैक करना है, किस कार्बन पे करेगा, दोनों एक जैसे हैं, कोई इश्यू नहीं है, किसी पे भी कर सकता है। इस कार्बन पे मैं जब दिखा रहा हूं तो सी हेयर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हटा देता हूं यहां से। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती नजर आएगी आपके पास जहां ये 3 H लगे हुए हैं कार्बन के साथ और ये आपका अल्कोहल और ये आपका I, ये इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनाए। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप CH3I को अलग कर दें और CH3OH को अलग कर दें। तो इस तरह से हमारे पास ये मैकेनिज्म किस तरह से आपको दिखाना है। बुक्स में कई जगहों पे मैंने देखा है वो कार्बोकेटाइन बना के I को अटैक करवा रहे होते हैं, आप वैसी गलती मत कीजिएगा। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट ही बनाइएगा और फिर मिथाइल अल्कोहल और CH3I को यहां से आउट कीजिएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, समटाइम कंफ्यूज करने के लिए वो HI एक्सेस दिखा देते हैं। अगर HI एक्सेस दिखा दें तो मिथाइल अल्कोहल को HI के साथ फर्दर रिएक्ट कराइएगा। मैकेनिज्म में O इसके H को लेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर वही SN2 रिएक्शन होना है अभी भी, मतलब I नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करना शुरू करेगा, इस पे वाटर निकलना शुरू होगा और आपको 2 मोल मिथाइल आयोडाइड मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इथर्स किस तरह से केमिकली बिहेव करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड्स एसिड। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट में पढ़े और इसके साथ हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है अल्कोहल, फिनोल और इथर का, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्पेशल सेशन में सिर्फ और सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर्स जो स्पेशल फोकस रखेंगे एनसीईआरटी पे और हर तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करें और साथ साथ हेलोजन के चैप्टर को, जो इससे पिछला चैप्टर था हैलाइड्स का, उसको भी साइमल्टेनियस आप पढ़ते रहें। गुड बाय।